हेलो एवरीवन, माई सेल्फ चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, अगर आप पहली बार जेपीएससी परीक्षा देना चाहते हैं या फिर हो सकता है कि आपने या तो 2019 में, 2018 में या फिर 2020 में आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो आखिर उनके लिए क्या तैयारी का प्रोसेस होना चाहिए, उन्हें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्या आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर हम बात करें जेपीएससी जो सिविल सेवा परीक्षा होती है, कंबाइंड सिविल सेवा परीक्षा, जो कि आपका विभिन्न विभाग के लिए परीक्षा ली जाती है, तो क्या उसके लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं है। जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है या फिर किसी भी स्ट्रीम से हैं आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। यहाँ तक कि जो बिगनर्स, जो जिनका अपियरिंग भी होता है, जैसे कि अभी आपने थर्ड ईयर में ही है ग्रेजुएशन में, तो वो भी परीक्षा दे सकते हैं, वो एलिजिबल होते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज, आपने या टेक्निकल, वोकेशनल या फिर जनरल किसी भी तरह का कोर्स किया है, आप परीक्षा दे सकते हैं। आज हम लोग उन छात्रों पर फोकस करेंगे जिनका कंप्लीट हो चुका है। जिनका अभी ग्रेजुएशन चल रहा है उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उन्हें किस तरह से तैयारी करनी है। आज हम लोग जिनका कंप्लीट हो चुका है या फिर जो पहले उनका कंप्लीट हो चुका है, वो पहली बार लेकिन वो जेपीएससी परीक्षा में बैठने वाले हैं, 7वीं से 9वीं वो देना चाहते हैं, उन पर फोकस करेंगे। तो एलिजिबिलिटी हमने बताया कि आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भरिए और आप एग्जाम दे सकते हैं। दूसरा, हम लोग परीक्षा के माध्यम पर जिक्र करेंगे। अभी परीक्षा के माध्यम को जिक्र करने की यहाँ पर क्या जरूरत है, क्योंकि पीटी एग्जाम जो होता है इसमें आपका प्रारंभिक परीक्षा, वो तो ऑब्जेक्टिव होता है, बहुत जरूरी है। वो कैसे? सबसे पहले प्रारूप का आपको समझना होगा कि माध्यम आप किस तरह से सिलेक्ट करें। प्रारूप आप समझिएगा तो माध्यम आपको समझ में आएगा कि क्यों जरूरी है। प्रारूप में अगर हम बात करें, अगर हम जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की अगर बात करते हैं तो 3 स्टेप्स हैं इसके। पहला जो स्टेप होता है प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें कि आपका 2 पेपर होते हैं। अगर प्रारंभिक परीक्षा जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, आप उसे सॉल्व करिएगा, आंसर आएंगे, जो कि आपका पास करने के बाद मेंस में आप बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके लिए कटअप जो निर्धारित होता है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ता है। मेंस का जो परीक्षा होता है वो एक लिखित परीक्षा होती है जिसे आपको लिखना पड़ता है, जिसमें कि कुल अभी 6 पेपर हैं, सारे कंपलसरी पेपर हैं। एक भाषा एवं साहित्य पेपर है, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना पड़ता है। जितने भी 6 पेपर हैं सारे में लिखित परीक्षा होता है, और यहीं पर आपको माध्यम की जरूरत पड़ती है कि आपका माध्यम क्या होगा। झारखंड के जितने भी छात्र हैं या तो वो हिंदी माध्यम को सिलेक्ट करते हैं या फिर वो इंग्लिश माध्यम को सिलेक्ट करते हैं, तो आपके लिए कौन सा सही रहेगा। तो आप हम बात करते हैं कि आपके नॉलेज किस माध्यम में ज्यादा है। जैसे कि आप या तो अपनी कंपेयर कर सकते हैं, क्या आपका हिंदी इंग्लिश से अच्छा है, तो अगर आपका हिंदी इंग्लिश से अच्छा है तो हिंदी माध्यम को सिलेक्ट कीजिए। क्योंकि आपको लिखने का अभ्यास करना है, हर चीजों को अपने शब्दों में लिखना पड़ता है। आप कुछ भी स्टडी करते हैं, क्योंकि वहां पर सारे चीजें आपके कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। सामने वाला जो रीड करेगा, आपके जो लिखने का तरीका है उससे कितना वो प्रभावित हो पाता है, उन सारी चीजों को ध्यान में रख के ये सारी चीजें माध्यम को सिलेक्ट करना पड़ता है। हो सकता है कि आपका इंग्लिश हिंदी से अच्छा है तो इंग्लिश माध्यम सेलेक्ट कीजिए। हो सकता है कि आपका इंग्लिश भी अच्छा है, हिंदी भी अच्छा है, दोनों में आप कंफर्टेबल है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, तो आप दोनों में से कोई भी एक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं ना तो उनका हिंदी अच्छा है ना ही इंग्लिश अच्छा है, तो वैसे में क्या करें। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करने की जरूरत है। आप किसी भी माध्यम को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें कि आप अच्छे से आगे और भी तैयारी करके आप उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आप या तो इंग्लिश को सिलेक्ट कीजिए या फिर हिंदी को। एक और हम रिकमेंडेशन करना चाहते हैं, जैसे कि अब तक के 6 एग्जाम हुए हैं, 6 एग्जाम में क्या छात्रों जो सक्सेसफुल छात्र हैं या फिर जिन्होंने मेंस दिया उनका माध्यम क्या था। तो आपको बता दें 70 से 80% जो छात्र हैं जो जेपीएससी का परीक्षा देते हैं उनका माध्यम हिंदी होता है। सक्सेसफुल रेट भी स्टूडेंट का उतना ही होता है। हो सकता है कि टॉपर्स जो होते हैं वो इंग्लिश माध्यम से ही हो, या फिर वो तो डिपेंड करेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, चाहे आप हिंदी माध्यम लीजिए चाहे इंग्लिश माध्यम लीजिए,
तो आपके मन में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर हिंदी माध्यम में दीजिएगा तो आपका कॉपी अच्छे से चेक होगा और इंग्लिश माध्यम में दीजिएगा तो आपका कॉपी अच्छे से चेक नहीं होगा, या फिर भाईसा वर्सा, दोनों उल्टा। ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर ये मन में आपके हैं तो उसको मन से निकाल दीजिएगा। दोनों का चेक करने का तरीका जो होता है जेपीएससी के द्वारा जो निर्धारित किया गया है वो सारे का सारा सेम है। आप किसी भी माध्यम में आप परीक्षा देते हैं, आपकी कॉपी अच्छी तरह से जांच की जाती है। अगर पहले के एग्जाम को छोड़ दे, भ्रष्टाचार को छोड़ दे, तो वो अच्छे तरीके से होती है। और उस चीज को हमको ध्यान में भी नहीं रखना है, क्योंकि हम अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं। इस बार जो छठी जेपीएससी परीक्षा भी जो क्वालिफाई कैंडिडेट है उन्हें देखिए, या तो वो जॉब वाले हैं या फिर वो गर्ल्स हैं। और आखिर क्या रीजन है कि यही सबसे ज्यादा टॉपर्स में भी है, प्रशासनिक सेवा में भी है। उसका रीजन एक ही है कि वो सिर्फ फोकस किया अपने परीक्षा पर। उन्हें ये मतलब नहीं रहा कि जेपीएससी में क्या हो रहा है अंदरूनी काम। उससे आप सिर्फ तैयारी में लगे रहिए। अपने जो काम है हमको प्रारंभिक परीक्षा देना है, मेंस परीक्षा देना है, इंटरव्यू देना है और उसका तैयारी अच्छे से करना है। ये चीजों पर फोकस करना है। तो माध्यम आपको किस तरह सिलेक्ट करना है ये आपको आइडिया लग गया होगा, आई होप। और आप बेस्ट जिसमें है उसे सिलेक्ट कीजिए। किसी को मत देखिए कि उन्होंने क्या सिलेक्ट किया है। आप कुछ पिछले साल के प्रश्न को उठाइए, लिखने का प्रयास कीजिए, आप उसमें कितना सही है। कोई ना कोई टॉपिक होगा ऐसा जो आपके किसी भी ग्रेजुएशन में होगा या तो आपके 11th-12th में होगा, तो आप उस तरह से टॉपिक सिविल सेवा के परीक्षा में होते हैं, आप उसे लिखने की कोशिश कीजिए कि आप उसे कितने अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। और क्या पढ़ने वाला जो आपको इसे रीड करेगा, क्या उससे प्रभावित हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, वो सारी चीजें मायने रखती है। तो आपको माध्यम जरूरी है सिलेक्ट करना। अब इंटरव्यू की बात करते हैं। क्या इंटरव्यू में भी आपका पहले से ये सोचना है? बिल्कुल नहीं। आपको इंटरव्यू आप जिस अपने शहर में रह रहे हैं, जिस सिटी में रह रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपका क्या लैंग्वेज था। आप हिंदी भी सिलेक्ट करते हैं या फिर इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वो आप पर चॉइस है कि आप इंटरव्यू किस माध्यम में देना चाहते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब तीसरा चीज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि अभी तो आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो तैयारी आपने कहां से प्रारंभ करें। 18 में या 19 में या फिर 20 में आपने कंप्लीट, इस साल हो सकता है कि आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आया हो, तो इस साल तो आपका कंप्लीट हो ही जाएगा। मतलब कि आपको माना जा रहा है कि हम क्वालिफाई कैंडिडेट हैं, मतलब कि ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है। तो तैयारी आप कहां से प्रारंभ करें। तो जब आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको पता है कि भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में ये शामिल होता है, चाहे यूपीएससी हो चाहे किसी भी स्टेट का उसका सिविल सेवा का परीक्षा हो। तो इसके लिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें आपको जाननी पड़ती है। जैसे कि अगर बात करें, हम जनरल सिलेबस का बात करते हैं, एग्जैक्ट पर नहीं जाते हैं। तो अगर हम जेपीएससी का बात करें तो प्रारंभिक से लेकर मुख्य परीक्षा तक आपको इतिहास पढ़ना पड़ता है, अर्थव्यवस्था पढ़ना पड़ता है, राज्य व्यवस्था, विज्ञान पढ़ना पड़ता है, साइंस एंड टेक। आपका झारखंड स्पेसिफिक है, झारखंड राज्य के बारे में सारी नॉलेज होना चाहिए। तो इन सारे चीजों को ध्यान में रख के आपको प्रारंभ से तैयारी करना चाहिए। आप अगर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एक सही रणनीति की जरूरत होती है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कीजिए तो एक रणनीति बना के चलिएगा, एक प्लान, टाइम टेबल, तो आपको आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अभी जो जेपीएससी जो सफल छात्र हुए हैं उनका देखिएगा, इंटरव्यू में एक ही चीज बताया जाता है कि आप अध्ययन जो कीजिए एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के तहत कीजिए, अच्छे से रणनीति बना के कीजिए, आपको आगे दिक्कत नहीं होगा। तो तैयारी प्रारंभ करने से पहले बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के आपको तैयारी करना है। पहला स्टेज क्या होना चाहिए, अभी आप तैयारी प्रारंभ करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी के बुक्स को पढ़िए। ऑलरेडी आपने 8, 9, 10th में, 6 में जब क्लास में थे आपने पढ़ा होगा, तो आपके लिए नया चीज नहीं है कि हम आपको बहुत ज्यादा बर्डन दे रहे हैं। एनसीईआरटी पढ़ना प्रारंभ कीजिए। क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के जो आपका इतिहास का है, जो आपका भूगोल का है, राज्य व्यवस्था का है, समाज का है, फिर आपका अर्थव्यवस्था का है, इन्हें स्टडी कीजिए। गो थ्रूली, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझिए उस चीजों को। आप अच्छे से उसको एग्जाम में उसको उतारिए कि जो आपका सिलेबस है वो आपके लिए कितना सही है, उस तरीके से तैयारी कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं कि जो आपने एनसीईआरटी स्टडी कर लिया उसके बाद का स्टेप्स क्या होना चाहिए। जब आप एनसीईआरटी को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज करते हैं कि क्या नए एनसीईआरटी पढ़े या फिर पुराने एनसीईआरटी। अगर आपके पास पुराने हैं तो पुराने पढ़िए, अगर नए हैं, पुराने नहीं मिलते हैं तो नए पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
इतिहास का हम रिकमेंड करेंगे कि जो क्लास 11 12 की जो ओल्ड एनसीईआरटी थे उसे जरूर पढ़िएगा। वो आपको मार्केट में मिल जाएंगे। उसका जो प्रारूप है, प्रारूप कॉपी जो आपका जेरोक्स कॉपी होता है वो मिलता है मार्केट में जाइएगा कहीं पर भी वो मिल जाएगा। बाकी आप सारे नए पढ़े, ज्यादा सही रहेगा। अब एनसीईआरटी के बाद आपका क्या होना चाहिए, तो एनसीईआरटी के बाद कुछ स्टैंडर्ड बुक्स का, जैसे हमने एक वीडियो बनाया था कि 7वीं से जो 9वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उनमें किन किन स्टैंडर्ड बुक को स्टडी करें। हमने उसमें एनसीईआरटी सार बताया था और कुछ स्टैंडर्ड बुक का नाम लिया था, तो उसे आप जरूर पढ़िएगा। जैसे कि आपका अगर हम बात करें राजव्यवस्था का, तो राजव्यवस्था के लिए आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया है तो एनसीईआरटी सार पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ओरिजिनल में से हमने बताया कि दोनों में से कोई आपको एक कंसीडर करना है। एक स्टैंडर्ड बुक जो एम लक्ष्मीकांत का आता है टीएमएच पब्लिकेशन का, उसे आप जरूर स्टडी करें। उसका पॉइंट को आप पी जाइए, जैसे कि रटना होता है, ये भी करना है आपको, उससे अच्छे से समझिए क्योंकि वो आपको मेंस तक काम करेगा जो पॉलिटी सेक्शन से आपका क्लियर है। तो इस तरह से हर बुक को, अब हमने अर्थव्यवस्था में जैसा कि आज हमने वीडियो बनाया तो उसमें बताया कि आपको रमेश सिंह को साथ में स्टडी कीजिए। उसी तरह इतिहास में, इतिहास अगर लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो आपको कोई एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है कहीं से भी, किसी भी बुक के इतिहास के सब्जेक्ट में। तो इस तरह से आपका एनसीईआरटी पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप में स्टैंडर्ड बुक्स को आपने कुछ कवर किया और जो आपको सिलेबस में आपका है उसको ध्यान दीजिए। जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा में कुछ नए टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपको झारखंड स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पढ़ना पड़ेगा, सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान के लिए बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं, तो सामान्य विज्ञान तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही है। एनसीईआरटी के अलावा आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, एनसीईआरटी सार भी उसके जगह पर पढ़ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी चूंकि आप बिगिनर्स हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलते हैं, उसके लिए आप नोट कर लीजिएगा जो टीएमएच पब्लिकेशन का, सिलवन सिंह का या फिर पी अग्रहरि का, दोनों में से कोई एक बुक स्टडी कीजिएगा। वो आपको मेंस तक काम दे देगा, उसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। हम ज्यादा रिकमेंड करेंगे पी अग्रहरि, थोड़ा उसमें ज्यादा डिटेल में से है लेकिन आपको मेंस भी देना है तो उसको ध्यान में रखें तो आपके लिए वो सफिशियंट है। अगर आप एनसीईआरटी और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स को स्टडी कर लेते हैं तो अगला प्रोसेस होता है आपका कि पिछले साल के प्रश्न सॉल्व कीजिए। अब आपने जो स्टडी किया तो उसको भी जांचने की जो जरूरत है, एग्जाम में से पहले उसको जांचिए जो ज्यादा सही रहेगा। आपने जो स्टडी किया उसको जांचने की जरूरत है और उसका जांच तब करें जब एग्जाम ना हो, एग्जाम से पहले उसका जांचना जरूरी है। तो उसके लिए क्या करना होगा, अभ्यास करना होगा। तो अभ्यास आप दो तरह से कर सकते हैं। पहला आपका पिछले साल के प्रश्न तो वो तो मैंडेटरी है, उससे जरूरी ही है सॉल्व करना। और दूसरा आपका या तो आप टेस्ट सीरीज या फिर जो प्रैक्टिस बुक आते हैं मार्केट में वहां से आप जरूर अटेम्प्ट करें, उससे आपको पता चलेगा। अब पीटी में जो प्रारंभिक परीक्षा है तो उसमें आपका 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 GS1 जिसमें कि बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक है, 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर 2 जो आपका झारखंड स्पेसिफिक है, झारखंड स्पेसिफिक के लिए हमने बताया भी था आपका मनीष रंजन का, नोट कर लीजिएगा। जो आपको प्रारंभिक, आप बिगिनर्स हैं, आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसको जरूर स्टडी कीजिएगा और हर पॉइंट को आप समझिएगा और उस पर उसके बाद सिलेबस को फॉलो कीजिए कि मेरा क्या क्या छूट चुका है। हर सब्जेक्ट के लिए एक बेस बुक जरूर बनाइएगा, पहला नोट कीजिएगा। बेस बुक रहेगा, उसके बाद आपको लगता है कि नहीं ये टॉपिक मेरा छूट गया है तो उसको आप कहीं से भी कवर कर सकते हैं, वरना बहुत सारे डिफरेंट बुक को स्टडी करने लगेगा उसमें टाइम आपका वेस्ट होगा। टाइम का यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से करना है और स्टडी करने का भी आपका प्रॉपर तरीका होना चाहिए। 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बुक को आप 10 बार पढ़ें, सबसे ज्यादा ये सही तरीका है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें थे जो आपको यहाँ पर हमने आपको बताया। फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरे अभी हम जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट का इंक्वायरी आता है जैसे कि हम पहली बार एग्जाम देना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हम एलिजिबल हैं? तो हमने जैसा कि बताया आप बिल्कुल एलिजिबल है, ग्रेजुएट हैं आप, एलिजिबल हैं। माध्यम क्या होना चाहिए, हमने आपको पहले बता दिया है कि माध्यम का तरीका क्या होना चाहिए। दूसरा कि आपका, तीसरा था आपका कि तैयारी कहाँ से प्रारंभ करें। तो सबसे पहले आपको बताया है कि एनसीईआरटी को जरूर पढ़े, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक को, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें जितना ज्यादा हो सकता है। फिर भी अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट करके हमें पूछिए। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो ऑब्जेक्टिव, जो पेपर 1 है, सॉरी जो प्रारंभिक परीक्षा है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आपके लिए एक अच्छा बेनिफिट है। निगेटिव मार्किंग न होने से आपको ज्यादा उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं।
क्लियर है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। आगे हम लोग ये बताएंगे कि जो आपका मुख्य परीक्षा है, चूंकि सारे जो 6 पेपर होते हैं सारे के सारे कंपलसरी है, लेकिन उसमें एक पेपर जो 2 होता है, पेपर 2 भाषा एवं साहित्य, उसमें से आपको जो आपका अपना स्थानीय भाषा है उसमें से एक सिलेक्ट करना पड़ता है। तो किसे सिलेक्ट करें? इंटरव्यू के लिए सबसे ज्यादा मायने भी वो भी रखता है, क्योंकि इस बार के इंटरव्यू में हमने वो फेस किया था। बहुत सारे स्टूडेंट ने भी उस पर बताया था कि वो भी सिलेक्ट करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, रिजल्ट उससे भी इफेक्ट पड़ता है। तो वो सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, आपको बहुत सारी जानकारी मिली हो, तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए जिससे कि उन्हें भी ये बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी अगर आपको डाउट है, किसी भी तरह का आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, कमेंट करके या फिर हमारा जो नंबर है 7004579780, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, किसी भी चीज की आप जानकारी ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।